Hello everyone. So today's topic of discussion is the water crisis in India. आज हम लोग इस टॉपिक को एज अ थीम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. नॉट स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स बट इस तरीके के टॉपिक्स ना बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड हैं, एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं. वाटर क्राइसिस हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, या फिर ई गवर्नेंस हो गया. ठीक है. और आप बोल सकते हो फॉरेन पॉलिसी के कुछ पिलर्स, या फिर आप बोल सकते हो फेडरलिज्म. ये क्या है ना, कुछ थीम्स है जिसको प्रिपेयर करके रखना चाहिए, और फिर कुछ स्पेसिफिक इशू जब इसके ऊपर बनता है उसे करंट अफेयर्स के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं. सो इन द फ्यूचर आई विल ट्राई टू कवर अ फ्यू सच थीम्स, और आज हम लोग पहली बार इस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द वाटर क्राइसिस. ठीक है. अर्बनाइजेशन, फेडरलिज्म, इन सब पे भी आई ट्राई एंड मेक वीडियोज़. तो यहाँ पर पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं, बट पहले मैं आपको बता देता हूँ हम लोग इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करने वाले हैं. वी विल ट्राई टू लर्न अ फ्यू फैक्ट्स, डायमेंशंस देखेंगे अबाउट द ग्राउंड वाटर, अबाउट वाटर पोल्यूशन, अबाउट द वेस्टेज. इन चीज़ों को आई हैव हाईलाइटेड यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको अपने लेवल पे कभी पढ़ना हो तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, ग्राउंड वाटर वाले इशू पे, पोल्यूशन वाले इशू पे, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ वाले इशू पे. बट अगर आप एक एक टॉपिक ऐसे उठाओगे ना, सो इट बिकम्स वेरी नैरो. इसीलिए हम लोग एक थीम वाइज डिस्कशन करने वाले हैं आज. ठीक है. रीजंस, ओवरऑल रीजंस क्या है, वाटर क्राइसिस क्यों है इंडिया में. इम्पैक्ट्स में हम लोग जो बहुत फेमस अप्रोच आप लोग सब जानते होंगे, द पेस्टल अप्रोच, उसको लगाने की कोशिश करेंगे. सो आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसी भी तरीके के इम्पैक्ट्स को, जब ऐसे जनरल क्वेश्चंस आते हैं अबाउट वाटर क्राइसिस, तो उसके इम्पैक्ट्स को कैसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल वे में सोच सकते हैं. इनिशिएटिव्स को भी हम लोग इसी तरीके से डिवाइड करेंगे कि कंजर्वेशन के लिए क्या इनिशिएटिव है, ग्राउंड वाटर के लिए क्या इनिशिएटिव है, रिवर वाटर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए क्या इनिशिएटिव्स है, एंड देन एक जनरल वे फॉरवर्ड देने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं. आप इनको आप क्वेश्चन के हिसाब से यू कैन कोड दिस, है ना. तो फर्स्ट फैक्ट हमें जो याद करना है वो ये है दैट इन द लास्ट 75 years द एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हैज़ डिक्लाइंड बाय 75%. सो ये बहुत ईजी है याद रखना. आप देखो, इन द लास्ट 75 years पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितना कम गया, बाय 75%. ठीक है. तो ईजी डेटा टू रिमेंबर, इसे ज़रूर से याद कर लेना है. सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स हैव क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉयटेड ग्राउंड वाटर लेवल्स, है ना. इसके बाद, और यहाँ पर आप, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, आप देखना प्रीलिम्स 2020 में इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगे. ठीक है ना. वाटर क्राइसिस इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बॉडीज़ रिलेटेड टू वाटर, या फिर कुछ फैक्ट्स रिलेटेड वाटर वाटर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ना. प्रीलिम्स 2020 में आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन जहाँ पर दे हैड आस्क्ड अस कि इंडिया मैक्सिमम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करता है वर्ल्ड में. ठीक है. सो इस वजह से भी ये सब टॉपिक्स जो है ना, थीम वाइज पढ़ के रखना बहुत ज़रूरी है. बट लेट्स कम बैक टू आर टॉपिक. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि थर्ड फैक्ट जो हम लोग याद रख सकते हैं, दैट 600 मिलियन इंडियंस विल फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, है ना. अभी फेस कर रहे हैं, इन फ्यूचर ये नंबर और बढ़ने वाला है. ठीक है. सो यहाँ पर मैंने 5 फैक्ट्स लिख दिया, बट आपको सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो आप सारे कोट नहीं कर पाओगे. बट इन जनरल, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आप इनको याद करने की कोशिश करना है. दैट इंडिया ऑल्सो, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर वाला पॉइंट मैंने पहले ही आपको बोला, वही है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, है ना. ये हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, एंड 90% ऑफ विच गोज इन टू एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर के वजह से ही हमें इतना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है. अर्बन इंडिया भी बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है. जनरली हम लोग ये एसोसिएट करते हैं अपने माइंड्स में कि रूरल इंडिया में बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा होगा, लेकिन अर्बन इंडियंस ऑल्सो डिपेंड अ लॉट ऑन ग्राउंड वाटर. ठीक है. फिफ्थ एक फैक्ट आप याद रख सकते हो, दैट इकोनॉमिक डायमेंशन अगर हमें थोड़ा देखना हो तो देयर विल बी अ 6% लॉस दैट हैज़ बीन एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बाय 2030 ड्यू टू वाटर स्ट्रेस. ठीक है. सो वाटर स्ट्रेस कंडीशंस के वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट टू आर जीडीपी भी हो सकता है. सो पहला फैक्ट आई थिंक ईजी टू रिमेंबर है, 75 ईयर्स में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ड्रॉपिंग बाय 75%. ये जो सेकंड पॉइंट है, और जो फोर्थ पॉइंट है ना, हाईएस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वाला, ये प्रीलिम्स का स्टेटमेंट बन के आया था एक बार, तो आप इसको याद रख सकते हो.
ठीक है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाले पॉइंट को याद रख सकते हो। आप ऐसे भी याद रख सकते हो दैट 6% लॉस टू जीडीपी एंड 600 मिलियन इंडियंस, है ना। इन दोनों पॉइंट को अगर रिलेट करके थोड़ा निमोनिक बना के आप कुछ याद करने की कोशिश करो तो याद रखा जा सकता है, ठीक है। सो इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है एंड देन वील बी एबल टू रिमेंबर एंड कोट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब वही है जो मैंने आपको पहले बोला कि क्योंकि हम थीम वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, सो वी विल नॉट गो डीप इनटू द डायमेंशंस, बट आप डायमेंशन समझ ही रहे हो। वाटर क्राइसिस हो रहा है, मतलब डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वेस्टेज एंड इनएफिशिएंट यूजेज ऑफ वाटर हो रहा है एंड डिग्रेडेशन ऑफ वाटर बॉडीज हो रहा है, ठीक है। सो ये बेसिक डायमेंशंस है ना। वाटर स्ट्रेस, वाटर क्राइसिस हो क्यों रहा है? क्योंकि ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है एंड ऑब्वियसली ग्राउंड डिग्रेडेशन ऑफ वाटर बॉडीज हो रहा है, कॉन्क्रीटाइजेशन और बाकी सारे इशूज़ वी विल डिस्कस इन द रीजंस, बट डायमेंशंस ऑफ वाटर क्राइसिस और यही है ना, ग्राउंड वाटर का, पोल्यूशन का, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि रीजंस क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है। रीजंस में पहले ही जैसे आई टोल्ड यू कि 90% ऑफ द ग्राउंड वाटर जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इट गोज़ इनटू एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ वेरी वाटर इंटेंसिव एंड ये एक फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस कि या तो राइस वाला याद रख लेना या कॉटन वाला याद रख लेना। 1 kg ऑफ राइस रिक्वायर्स 3000 लीटर्स ऑफ वाटर एंड 1 kg ऑफ कॉटन रिक्वायर्स 8000 लीटर ऑफ वाटर। और जब हम लोग राइस को एक्सपोर्ट करते हैं ना, सो एक और टर्म आता है, इट इज़ कॉल्ड एज द वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट, ठीक है। जब हम लोग राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग अपने वाटर को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कीवर्ड के तरीके से आप याद रख सकते हो, वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट, बिकॉज जब राइस आप उगा रहे हो 1 kg ऑफ राइस इट इज़ रिक्वायरिंग 3000 लीटर्स ऑफ वाटर, और आप जब इसे एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप इस वाटर को भी एक्सपोर्ट कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। सो ये काफ़ी लोग ये सजेशंस देते हैं दैट जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं ना उन्हें इंपोर्ट कर लो, उन्हें खुद मत उगाओ। बट आपको पता ही है दैट राइस का ओपन प्रोक्योरमेंट होता है और एमएसपी के इश्यूज़ के वजह से काफ़ी ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ठीक है ना। इंडिया इज़ एक्चुअली अमंग द टॉप 2, चाइना और इंडिया ही राइस प्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट हैं। उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट जो आ जाता है कि भाई ये जो बाकी ना ये रीजंस बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको ये सारा कुछ पता ही है दैट अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ्स के वजह से वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है ना, वो भी एक वाटर क्राइसिस का रीज़न है। ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है कंट्री में, सो ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन लीडिंग टू कॉन्क्रीट जंगल्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल एक्वीफर्स एंड डिक्रीजिंग पर्कुलेशन ऑफ द सरफेस वाटर। जब आप कॉन्क्रीटाइजेशन कर दोगे तो वाटर पर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है एंड वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाता है ना। सो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल एक्वीफर्स एंड डिक्रीज पर्कुलेशन, क्यों? क्योंकि कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बिकॉज मोर पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द अर्बन इंडिया। फिर there is a fragmented approach to water governance. Fragmented approach क्यों है? Because the Central Groundwater Board and the Central Water Commission they have conflict of responsibilities. जब भी आप एक चीज़ के लिए दो बॉडीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो ना, तो फिर क्या होता है कि ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे देता है और ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे देता है एंड देयर बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्ट एंड फिर वाटर गवर्नेंस सफर्स। तो वी हैव अ फ्रैगमेंटेड अप्रोच टू वाटर गवर्नेंस, ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद देर इज़ अ डिमांड सप्लाई मिसमैच, ये तो आप समझ ही रहे हो दैट विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, विद ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वाटर डिमांड तो बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई जो है वो लिमिटेड है और वो श्रिंक कर रहा है। सो बाय 2030 द डिमांड विल एक्चुअली बी 2x ऑफ द सप्लाई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो, बाय 2030 द डिमांड विल बी 2x ऑफ द सप्लाई। ये क्यों है? पॉपुलेशन के वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, है ना। बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सो जब आप फूड प्रोड्यूस करोगे तो वो तो वाटर इंटेंसिव है, ठीक है। तो पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए फूड ग्रो करना ज़रूरी है, टू ग्रो एज अ इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है। और जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे वहाँ पर भी वाटर का बहुत ज़्यादा यूजेज होता है और फिर जब जो वेस्ट जनरेट होता है उसे आप वाटर में यू डिस्चार्ज इट अनट्रीटेड, तो इस वजह से भी वाटर क्राइसिस बढ़ रहा है इंडिया में। आ जाते हैं 6th पॉइंट पे, देर आर अ लॉट ऑफ पॉपुलिस्ट मेजर्स। आपको पता ही है दैट बहुत सारे स्टेट्स में देर इज़ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स एंड हायर MSP दिया जाता है फॉर राइस, है ना। राइस के लिए, वीट के लिए आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा ओपन प्रोक्योरमेंट की वजह से वाटर क्राइसिस भी होता है। उसके वजह से एक और कीवर्ड आप याद रख सकते हो, ये यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है बट इन जनरल सीरियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ बीइंग सीन इन इंडिया, क्योंकि हम लोग सीरियल्स ही उगा रहे हैं बट इसी के कारण वाटर स्ट्रेस जो है इंडिया में वो बढ़ रहा है, बिकॉज
राइस उगाने के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा ही कि 3000 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है ना। और जब आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं एंड उस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली उन्हें प्रॉफिट चाहिए एंड हायर एमएसपी एंड ओपन प्रोक्योरमेंट सिस्टम के वजह से देर इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ द वाटर टेबल। आ जाते हैं 7th और 8th, ये दोनों पॉइंट्स बहुत सिंपल है। रिसाइकलिंग बहुत कम है, रीयूज़ का प्रिंसिपल पे इवन अर्बन इंडियंस डोंट फोकस ऑन दिस, है ना। इवन अवेयर सिटीजन्स आर नॉट बिहेवियरल नज उनका इस तरफ है नहीं कि वो लोग रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें। एंड ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, ये चीज़ें जो है ना, रिसाइकलिंग, रीयूज़ या फिर क्लाइमेट चेंज, ये आपको जनरली याद आ भी जाएंगी। सो इन चीज़ों को याद करने बहुत ज़्यादा मत जाओ, है ना। आप कोशिश करो एग्रीकल्चर वाला पॉइंट याद रख लो, है ना। फिर ये फैक्ट्स कुछ याद रख लो, बाकी रीजंस आर वेरी सिंपल, ठीक है। ये टॉपिक इन जनरली सिंपल है, बस हमें क्या करना है, एक दिमाग में एक थीम बना के चलना है कि वाटर क्राइसिस क्यों हो रहा है। ऐसे ही हम लोग अर्बनाइजेशन एंड ऑल ये सारे टॉपिक्स को भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो रीजंस तो क्लियर हो गए, एग्रीकल्चर का रीज़न हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट का रीज़न हो गया, ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन का रीज़न हो गया, वाटर गवर्नेंस का रीज़न हो गया, डिमांड सप्लाई मिसमैच का रीज़न हो गया, एंड पॉपुलिस्ट मेजर्स, रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट वाला प्रॉब्लम, है ना। तो रीजंस आई थिंक क्लियर है। अच्छा, तो नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द फैक्ट्स, द डायमेंशंस एंड द रीजंस। आ जाते हैं इम्पैक्ट पे, और यहाँ पर ही हम लोग एक जो अप्रोच, पेस्टल अप्रोच को थोड़ा देखते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पर वो लगा सकते हैं। सो फर्स्ट अगर हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखें वाटर क्राइसिस का, सो लैंड सब्सिस्टेंस हो रहा है स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज़, एंड वहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन हो रहा है ना। सो आप ये देखोगे कि इन्वायरमेंटली हमारा जो लैंड है वो भी डिग्रेड हो रहा है। सो वाटर एंड लैंड कनेक्टेड है ना। तो जब आप वाटर क्राइसिस हो रहा है उसी के साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन का क्राइसिस भी हो रहा है। आ जाते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसका क्या हो सकता है। ऑब्वियसली जब आप वाटर टेबल आपका डिक्लाइन करेगा और आपका एग्रीकल्चर, आपको पता होगा दैट मोर देन 50% ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ रेन फेड, ठीक है। और वाटर क्राइसिस आ चुका है इंडिया में, सो अब एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस भी होगा, फार्मर इनकम और ज़्यादा क्रंच में आएगा, है ना। एंड ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बढ़ेगा। और ब्लू इकोनॉमी, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट थीम है, आई विल ट्राई टू डिस्कस दिस इन द फ्यूचर। उसका जो एक ब्लू इकोनॉमी डिपेंड ही करता है वाटर पे, और जब वाटर क्राइसिस हो रहा है सो द ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ द ब्लू इकोनॉमी दैट विल डिक्लाइन। सो ये तो हो गया इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस एंड डिक्रीज पोटेंशियल ऑफ ब्लू इकोनॉमी, ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। पॉलिटिकल, आप जानते ही होंगे दैट देर आर अ लॉट ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, है ना, कावेरी को लेकर के इन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ऑल ऑफ दी स्टेट्स, और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि बस कावेरी में है, बट आई हैव ट्राइड टू गिव वन एग्जाम्पल, आप कोई भी दे सकते हो। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हो ही रहे हैं बिकॉज वाटर का क्राइसिस है ना, क्योंकि कम है, सो पीपल आर फाइटिंग ओवर इट, है ना, एंड मेकिंग इट अ पॉलिटिकल इशू। एंड इंटरनेशनल इशूज़ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जब आप जानते होगे तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है, ब्रह्मपुत्र रिवर हमारे इंडिया एंड चाइना रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है। सो बिकॉज देर इज़ अ स्ट्रेस, बिकॉज लोगों को पता है दैट वाटर लिमिटेड है, सो ये एक डिप्लोमेटिक, एक जियो पोलिटिकल इशू भी बन जाता है विद बांग्लादेश, विद चाइना। सो नेबरहुड इशू बन जाता है ये, ठीक है। तो वाटर क्राइसिस है, इस वजह से आप सोचो इसका जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट तक है ना। और लास्ट में एक और सोशल इम्पैक्ट जो हम लोग इसका पढ़ सकते हैं, बिकॉज आपको पता होगा कि वर्कलोड, जो केयर इकोनॉमी है पूरे तरीके से वुमेन पे है, एंड अनपेड लेबर भी मैक्सिमम इज़ प्रोवाइडेड बाय वुमेन। तो महाराष्ट्र में एक कॉन्सेप्ट होता है वाटर वाइफ्स का, बिकॉज महाराष्ट्र के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर द फीमेल हैज़ दे हैव टू गो टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, उनको आई थिंक बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स वॉक करना पड़ता है जस्ट टू फैच वाटर। एंड इस वजह से मल्टीपल मैरिजेस आर बीइंग सीन, एंड उनका बस रोल ये है कि दे विल गो एंड फेच वाटर फॉर द फैमिली। तो वर्कलोड बढ़ रहा है, एंड ये आप एक केस स्टडी के तरीके से लिख सकते हो, वाटर वाइफ्स कॉन्सेप्ट इन महाराष्ट्र। उसके साथ ही ऑब्वियसली चिल्ड्रन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली द इन्फेंट्स एंड अंडर 5 चिल्ड्रन, उनका स्टंटिंग और वेस्टिंग का जो कंसर्न है वो भी राइज करेगा, बिकॉज वाटर जब तक उन्हें नहीं मिलेगा तो उनका न्यूट्रिशन, उनका अब वो लोग बेटर अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं अपने खाना को, एंड ऑब्वियसली
जितना ज़्यादा पॉवर्टी होगा उतना ही वाटर एक्सेस भी डिक्लाइन करता है, तो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो हमने देखा कि एक सिंपल सा इशू है वाटर का, बट आप उसको इन्वायरमेंट से, इकोनॉमिक से, पॉलिटिकल से, सोशल, सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो. सो जितने भी ऐसे इश्यूज होना, जैसे अर्बनाइजेशन का भी इशू है, आप उसमें भी ये सारे पॉइंट्स डाल सकते हो. मतलब इस तरीके से सोचना एटलीस्ट ट्राई करो. बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में हो नहीं पाता है, बट इन जनरल जो ब्रॉड थीम्स होते हैं ना, उसमें ये ज़रूर लिखने की कोशिश करो. ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्कीम्स है ना, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस. अलग क्वेश्चंस के डिमांड के हिसाब से आप लिखना. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर कंजर्वेशन को लेके क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं. जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन, ये दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप याद रख लो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए है. वैसे ही ग्राउंड वाटर के लिए क्या स्कीम्स है, अटल भूजल योजना. ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को बहुत ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रोमोटिंग, जैसे अहर पाइन आपको पता होगा बिहार में, जोहाड़ इन राजस्थान. इस तरीके से और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स हैं. ठीक है, ताकि हम लोग चाहते हैं कि जो भी, जब भी रेनफॉल हो तो उसे हम लोग कलेक्ट करके रख सकें, है ना. तो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप केस स्टडीज़ के थ्रू भी कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में. दैट ग्राउंड वाटर के क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अटल भूजल योजना एंड फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स. अच्छा, रिवर वाटर के लिए आपको नमामि गंगे स्कीम पता होगा. नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ये तो काफ़ी पुराना है. एंड रिवर सिटीज़ अलायंस, ये एक नया स्कीम है. यहाँ पर भी हम लोग वही चाहते हैं कि अर्बन रिवर्स पे स्पेसिफिकली फोकस करें और उन्हें सस्टेनेबली मैनेज करें. ठीक है, तो रिवर सिटीज़ अलायंस याद रख सकते हैं. नमामि गंगा, यू ऑल रिमेंबर, ऐसे ही आपको लोगों को पता है. तो ये एक अच्छा नया स्कीम है, दैट रिवर सिटीज़ अलायंस वाले पॉइंट को याद रखो, ताकि स्पेसिफिक फोकस इसका अर्बन रिवर्स पे. एंड लास्टली वाटर सप्लाई को लेके भी कुछ स्कीम्स हैं. जल जीवन मिशन, ताकि टैप वाटर घर घर तक पहुंचाया जा सके. सो जल जीवन मिशन है. एंड अमरूट 2.0, बिकॉज 100% वाटर सप्लाई हम लोग चाहते हैं कि जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उन सबको 100% वाटर सप्लाई कर सकें. ठीक है, एक दो केस स्टडीज़ यहाँ पर हैं, जैसे कि पूरी में ना देयर इज़ 24/7 वाटर सप्लाई. ठीक है, टैप वाटर सप्लाई, तो पूरी का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. ठीक है, एज अ केस स्टडी. और एक और ड्यूरिंग दिस दिवाली ओनली एक स्कीम स्टार्ट किया गया था, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, स्कीम तो नहीं बट एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था बाय द नेम जल दिवाली. एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. और उन्होंने जल दिवाली में दे हैव ट्राई टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू द वुमेन टू इंक्लूड देम इन द वाटर गवर्नेंस. एंड उनका एक जो थीम था वो ये था कि वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन. ठीक है, सो ये थीम था इस साल का, ये है जल दिवाली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. तो आप ये भी याद रख सकते हो. तो दो केस स्टडी, पूरी वाला आप याद रख लो, है ना, 24/7 वाटर सप्लाई, और सेकंड जो जल दिवाली का स्कीम, या फिर आप समझ लो कि एक नया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, ताकि वाटर और जो वुमेन का इंक्लूजन है इसके गवर्नेंस में हो पाए. ठीक है, सो ये दो पॉइंट्स आप याद रख सकते हो. फाइनली बहुत ही बेसिक वे फॉरवर्ड समझ लेते हैं, जिससे कि हम लोग इस पूरे थीम को अपने माइंड में वी कैन इंक्लूड दीज 7-8 पॉइंट्स, और इससे हमारा बहुत सिंपल आंसर्स बन जाएंगे. आराम से आप लोग लिख पाओगे. इन पॉइंट्स को याद रख लो बस, है ना. वे फॉरवर्ड में सिंपल ये कीवर्ड्स हैं, वन वाटर अप्रोच, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं. ठीक है ना, कि हमें कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच लेना है टुवर्ड्स वाटर. ठीक है ना, एकदम वन वाटर अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच, इस तरीके के कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा आते रहते हैं न्यूज़ में. ठीक है, बेसिक आपको समझना है कि बस एक कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच लेने की ज़रूरत है. सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में जैसे बात करते हैं, तो वैसे ही सर्कुलर वाटर इकोनॉमी है, ताकि एकदम 360 डिग्री अप्रोच लेना है. ठीक है, वन वाटर अप्रोच, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी. उसके साथ ऑब्वियसली डेटा का बहुत इशू है इंडिया में. सो जियो टैगिंग करो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करो ऑफ द ग्राउंड वाटर डेटा, क्योंकि जब हमें ये पता चल रहा है दैट बहुत एटलीस्ट 33% ग्राउंड वाटर का सिनेरियो इस तरीके से है दैट इट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेड, तो हमें ऑब्वियसली जियो टैगिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहिए. ठीक है, एंड एटीट्यूडनल चेंज जो हमने यहाँ पर पढ़ा ना, कि अर्बन इंडियंस भी
रिसाइकलिंग रीयूजिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर होने के बावजूद दे आर नॉट टेकिंग स्टेप्स। तो एक एटीट्यूडनल चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको लिख सकते हो कि ये भी एज अ केस स्टडी आप लिख सकते हो दैट वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं लोकल लेवल पे एटीट्यूडनल चेंज लेकर के आने के लिए टूवर्ड्स वाटर, है ना। सो ये कुछ लीडर्स हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हो। ही इज़ कॉल्ड द वाटरमैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह। एटीट्यूडनल चेंज यहीं पर नज इफ़ेक्ट, ये भी एक कीवर्ड है, आप लिख सकते हो कि लोगों को नज करना चाहिए कि वो लोग दे ट्राई टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर दैट दे कैन। ठीक है, हमने एक इशू पढ़ा ना स्टार्टिंग में कि वाटर गवर्नेंस फ्रैगमेंटेड है। सो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन सिंपल है दैट यू मर्ज द टू बॉडीज़ और आप एक नेशनल वाटर कमीशन बना दो। नेशनल वाटर कमीशन बना दो ताकि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो स्ट्रीमलाइंड वे में दे आप यू कैन लुक इनटू इट, है ना। सो नेशनल वाटर कमीशन बनाने का रिकमेंडेशन ये बहुत सारे कमिटीज़ ने भी दिया है एंड आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड दिस पॉइंट कि आप मर्ज कर दो इन दोनों को एंड मेक अ नेशनल वाटर कमीशन। अब लास्ट 2-3 पॉइंट जो हमारे बच गए हैं वही हमने देखा कि अर्बन रिवर्स पर फोकस है और ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से ही वाटर स्ट्रेस आ रहा है। सो क्रिएट वाटर सेंसिटिव सिटीज़, क्रिएट स्पॉन्ज सिटीज़। स्पॉन्ज सिटीज़ से ये मतलब है कि कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हो तो वाटर पर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, बट इफ़ वी क्रिएट स्पॉन्ज सिटीज़ वी विल बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि हमें पर्कुलेशन और वाटर टेबल का ध्यान रखना है। एंड देयरफॉर ये स्पॉन्ज सिटीज़ का कॉन्सेप्ट और वाटर सेंसिटिव सिटीज़ का कॉन्सेप्ट नीति आयोग ने भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करी है। ठीक है, और हमने एक पढ़ा इसके पहले कि देर आर अ लॉट ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, तो नाउ वी शुड प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स बेस्ड ऑन हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज, है ना। जियोपॉलिटिकल में भी हम लोग ये लिख सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी जो होते हैं इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, सो वी कैन प्रमोट कोऑपरेशन नॉट ओनली बिटवीन स्टेट्स बट ऑल्सो बिटवीन नेशंस। ठीक है, ये हो गया। और ऑब्वियसली लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बिकॉज हमने पढ़ा कि 90% ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो ही रहा है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाओ ताकि डिमांड जो है ग्राउंड वाटर का कम जाए। तो वे फॉरवर्ड बहुत सिंपल है, जो भी चैलेंजेस पड़े उसे उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, ये आई हैव रिपीटेड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, है ना। सो वन वाटर अप्रोच, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी, ग्राउंड वाटर डेटा के लिए जियो टैगिंग, एटीट्यूडनल चेंज, गवर्नेंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बाय बिल्डिंग द नेशनल वाटर कमीशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो वाटर सेंसिटिव सिटीज़ की तरफ जाओ, स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स कराओ बेस्ड ऑन हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज। तो यही है वे फॉरवर्ड। ठीक है, चैलेंजेस पता है, आप वे फॉरवर्ड आराम से लिख लोगे। जस्ट इसको 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करो एंड यू विल बी गुड टू गो। फाइनली थोड़ा कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप इन तीनों में से कोई भी कोट यूज़ कर सकते हो दैट वाटर इज़ द बेसिस ऑफ ऑल नेचर। ये आप एक कोट यूज़ कर सकते हो, इस वजह से हमें वाटर बचाना चाहिए। इस तरीके से आप एक कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, बहुत लोग ये भी बोलते हैं दैट द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी बिकॉज ऑफ वाटर, है ना। तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, इस वजह से आप ये लिखो, ये बेटर रहेगा। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ ऑल नेचर, इसीलिए हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ दो थीम्स हैं, वर्ल्ड वाटर डे ऑफ 2023 एंड वर्ल्ड फूड डे ऑफ 2023। इसके थीम्स को भी आप यूज़ कर सकते हो दैट वी शुड एक्सेलरेट चेंज इन द वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिस्टोरेशन, कुछ भी लिख दो, बट ये आप ये बस बताना कि ये थीम भी था तो हमें उसके हिसाब से ही उस पर ही बिल्ड करना चाहिए। सो थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे को आप यूज़ करो कंक्लूजन में, दैट इज़ एक्सेलरेट चेंज। एंड थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे भी आप यूज़ कर सकते हो दैट वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड एंड देयरफॉर वी शुड कंजर्व इट। इस तरीके से लिखोगे सो एक पॉजिटिव भी बन जाएगा एंड आप एक थीम भी याद कर लो, है ना, टू कोट इन योर आंसर्स। ये दोनों में से कोई भी याद कर लो, आई थिंक थोड़ा बेटर ये लग रहा है तो इसी को याद कर लो। ठीक है, सो इसमें हमने फैक्ट्स कवर कर लिया। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस, ये डायमेंशंस है, इन सबको मिला करके वाटर क्राइसिस हो रहा है, आप ये समझ जाना, है ना। रीजंस क्या है? एग्रीकल्चर का रीज़न, अर्बनाइजेशन का रीज़न, गवर्नेंस का रीज़न, रिसाइकलिंग कम होना ये रीज़न, इम्पैक्ट्स को पेस्टल अप्रोच से समझना, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारे लगेंगे, जो लगेंगे इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एटलीस्ट इतने तो लिखना है। ठीक है, और ये चीज़ें जो है ना, जहाँ पर भी जनरल क्वेश्चन आए उस इस तरीके से लिखने का ट्राई करो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को भी हमने डिवाइड कर लिया, कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर और वाटर सप्लाई में, और इसमें दो तीन स्कीम्स लिखे हुए, अगर आप एक भी याद रख लेते हो बट फॉर डिफरेंट थीम्स तो भी काम चल जाएगा। एंड वे फॉरवर्ड में ऑब्वियसली हम लोगों ने 7-8 पॉइंट्स देखे, बट वो क्या था, अगर चैलेंजेस पता है तो ये
अपने आप हो जाएगा, है ना। वन वाटर अप्रोच, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी, ये सब थोड़ा बस आप याद रख सकते हो, राजेंद्र सिंह वाला पॉइंट याद रख सकते हो, बाकी तो सिंपल है ना। सो कुछ थीम्स को याद कर लेना अपने कंक्लूजन के लिए, एंड इस टॉपिक के लिए इतना ही, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।